Okay, so now we are going to continue with the 12 mark question, 6 mark question और 9 mark question को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम 12 mark question को कैसे आंसर करेंगे। 12 mark question ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि 12 mark question का फॉर्मूला बहुत आसान सा है। अगर तो आपको 6 mark question और 9 mark question समझ में आ गया है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस 12 mark question इज गोइंग टू बी लाइक। ठीक है, तो 12 mark question के अंदर मैं आपको पहले आसान सा एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। 12 मार्क क्वेश्चन के अंदर आप बेसिकली वो हर चीज कर रहे होते हैं जो आप 9 मार्क क्वेश्चन के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग यू डू इन अ 9 मार्क क्वेश्चन यू आल्सो हैव टू डू दैट इन अ 12 मार्क क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद एंड पर द ओनली न्यू थिंग यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग अ कंक्लूजन। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स अ 9 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम अ 12 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, कि यू गिव अ कंक्लूजन, और कंक्लूजन कैसे देनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द कंक्लूजन हैज सॉलिड मार्क्स। अगर आप एक अच्छी कंक्लूजन नहीं दे सकते, कंक्लूजन दे रहे हैं लेकिन वो वीक है, तो आपके 3 to 4 मार्क्स तो वहीं पे चले गए। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, वी आर गोइंग टू लुक एट अ 12 मार्क क्वेश्चन। लेट मी सी के यहाँ पे अच्छा वाला 12 मार्क क्वेश्चन हमें कौन सी एग्जामिनर रिपोर्ट में मिल सकेगा। इसमें मिस मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, आप जरा चेक कीजिएगा। जी बेटा, इट्स क्लियर। ओके, तो 12 mark question इसमें we do have a 12 mark question which is this one. This is a 12 mark question लेकिन ये इतना कोई fast 12 mark question नहीं है, so we're going to look for some other question. Just give me a second, मैं question ढूंढूं फिर उसके बाद we'll start. I think this is the one. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर जो ये आपका होता है 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और इसमें और 12 मार्क्स वाले, 9 मार्क्स वाले, 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इवेल्युएशन जो सी है या जजमेंट जो सी है, इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है कि हमें मिस यही, हाँ, यही जो डिफरेंस है ना इसके अंदर, यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। 9 मार्क क्वेश्चन में और 12 मार्क क्वेश्चन में दोनों में इवेल्युएशन आ रही होती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि 9 मार्क क्वेश्चन के अंदर इवेल्युएशन का मतलब है गिविंग अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। कि 9 मार्क क्वेश्चन के अंदर अगर आप पूरे एडवांटेजेस देने के बाद डिसएडवांटेजेस दे रहे हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये आपकी इवेल्युएशन है कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, जो 12 मार्क क्वेश्चन है ना उसके अंदर इवेल्युएशन, जाहिर है काउंटर आर्ग्यूमेंट तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक कंक्लूजन दे रहे हैं जिसके अंदर आप ये बता रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका ये आंसर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उधर ना इवेल्युएशन में ये फर्क आ जाता है कि आप इवेल्युएट करने के साथ साथ एक जजमेंट भी दे रहे हैं। 9 मार्क क्वेश्चन के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव अ जजमेंट, सिर्फ आपने दोनों साइड्स एक्सप्लेन करनी है। तो ये जो है ना, ये इसमें मेन डिफरेंस है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अच्छा, तो कोई भी क्वेश्चन जो है ना खास नहीं है। अच्छा, वो देखें 12 मार्क क्वेश्चन के अंदर बच्चों को मसला इतना होता है कि एक क्वेश्चन ही नहीं है एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर जिसके अंदर 11 या 10 आउट ऑफ 12 आया हो। तो इसकी जो है ना कई वजूहात है, उनको भी हम देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये एक्चुअली सबसे शॉर्टेस्ट क्वेश्चन है जो बच्चे ने आंसर किया हुआ है। क्या एक पेज, हालांकि 12 मार्क क्वेश्चन का आंसर आई बिलीव इट शुड बी 2 और 2.5 पेज, 2 पेजेस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, लेकिन ये क्या है, इज जस्ट अ 1 पेज आंसर एंड इट हैज गॉट 10 आउट ऑफ 12। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव डन इन दिस क्वेश्चन। पहले मैं सॉरी जनरल फॉर फॉर्मेट इंटरप्शन दयान, यहाँ पे जो 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इस पे आपके 4 के 4 कंपोनेंट्स जो से है ना वो असेस हो रहे हैं, सारे राइट? हाँ, सारे आ रहे होते हैं, ये ठीक है। सारे, सो नॉलेज भी, एप्लीकेशन भी, एनालिसिस भी, वैल्यूएशन। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब करना क्या है, क्योंकि नॉलेज भी आ रहा है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ डेफिनेशन। मैं फिर से फॉर्मूला समझा रहा हूँ। डेफिनेशन, उसके बाद 2 पॉइंट्स जो कि उसकी फेवर में हो और उन 2 पॉइंट्स को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट्स जो कि उसके अगेंस्ट हो। जैसे अगर आपके पहले 2 पॉइंट्स बेनिफिट्स थे तो जो अगले 2 पॉइंट्स हैं वो ड्रॉबैक्स हो, और फिर उन दोनों ड्रॉबैक्स को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद अब कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या करना है वो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर का लिखा हुआ फॉर्मूला भी आप लोग रीड कर लें। 12 मार्क इवैल्यूएट क्वेश्चंस रिक्वायर बैलेंस टू साइडेड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि पहले सारे एडवांटेजेस
फिर उतने ही डिसएडवांटेजेस, अगर 2 एडवांटेजेस दे के एक्सप्लेन किए तो 2 ही डिसएडवांटेजेस दे के एक्सप्लेन करेंगे विद बोथ साइड्स इन कॉन्टेक्स्ट। विद बोथ साइड्स इन कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है कि दोनों साइड्स में एप्लीकेशन होनी चाहिए, दोनों साइड्स केस स्टडी से रिलेट कर रही होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो फेवर वाली साइड है उसमें केस स्टडी से रिलेट हो रही है, ड्रॉबैक्स वाली नहीं हो रही, दोनों साइड्स रिलेट हो रही होनी चाहिए। These arguments should have logical, developed and coherent chains of reasoning। चेंज ऑफ रीजनिंग का क्या मतलब है कि आपने हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे होगा और इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा। यहां तक आपका एक बैलेंस टू साइडेड आर्गुमेंट पूरा हो गया। आफ्टर दिस यू नीड टू गिव अ सपोर्टेड कंक्लूजन और जजमेंट। इसकी एडिशन में मैं आपको सिर्फ एक क्या चीज करने को कह रहा हूं, मैं आपको यही सब कुछ करने को कह रहा हूं, लेकिन इससे पहले डेफिनेशन देने को कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन नहीं देंगे ना तो देयर आर चांसेस कि आपके बाकी के क्वेश्चन में आप नॉलेज का एक इतना अच्छा शो ना कर सकें, आप एक बहुत जेनेरिक या जनरल आंसर लिख दें and you might lose out on your knowledge marks. So the best policy is start with the definition, then do everything which is written over here. You give a balanced two-sided counter argument, explain each of your point properly, put it in context, and then you give a conclusion. ठीक है, ये चीजें हर बच्चे को नहीं पता होती, ये अगर आपको पता चल रही है तो टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ दैट। हम जब ओ लेवल्स में जाते हैं वी समटाइम्स वी इग्नोर कि अच्छा देयर इज एन एग्जामिनर रिपोर्ट, वी हैव टू लुक एट द एग्जामिनर रिपोर्ट। ये चीजें, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर पेपर, यू हैव टू गिव दिस इंपॉर्टेंस व्हाइल यू रिवाइज। ठीक है, अब हम लोग इस आंसर को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? With reference to the information given in external costs in t-shirt production and your knowledge of economics, evaluate the impact of the government introducing regulation and fines to reduce the external costs of clothing production in its country। ठीक है कि एक्सटर्नैलिटीज को रिड्यूस करने के लिए रेगुलेशन और फाइन्स कितनी इम्पैक्टफुल होंगी, आपने इस चीज को इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करते हुए पहले तो आप रेगुलेशन और फाइन का इम्पैक्ट बताएंगे, उनके इम्पैक्ट्स के बारे में करेंगे, और फिर आप उनके जब काउंटर आर्ग्यूमेंट पे आएंगे तो आप कहेंगे कि रेगुलेशन और फाइन्स की जगह और पॉलिसीज भी यूज की जा सकती हैं। सही है? So let's start reading the answer. If the government introduces regulation and fines, it should result in positive impacts. This is because firms will be encouraged not to pollute the water and stop damaging the environment. ये हमारा पहला point आ गया है। The negative external cost will become a private cost to the firm or the individual if the firm raises its price. If the fines are successful, then government revenue will increase and can be spent on other things in the economy, such as infrastructure or healthcare. जनरल फॉर्मेट नोट करें। सबसे पहले उसने पॉइंट दिया कि इसकी वजह से पोल्यूशन कम होगी, एनवायरनमेंट नहीं डैमेज होगी, फिर उसने बताया ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब ये एक एक्सटर्नैलिटी की जगह आपकी प्राइवेट कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि अब फाइन इम्पोज हो गया ना, तो ये आपकी प्राइवेट कॉस्ट बन जाएगी। इस वजह से ऐसा होगा कि आप इस चीज का एज अ फर्म ख्याल रखना शुरू कर देंगे, और फिर उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि the government will gain more in revenue and it will be able to spend these things on spend this money on other things such as infrastructure or healthcare. So this is a well developed point. You have given your first advantage, you have explained it. अब करना क्या है? यहाँ पे इस बच्चे ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने ये एक पॉइंट देके इसको सही से एक्सप्लेन करने के बाद इसी तरह का एक और पॉइंट देना है और उसको सही से एक्सप्लेन करना है। सही है? So the second point over here is missing. I don't know why the examiner has not deducted marks for that. He should have. Or there is also a possibility कि the scanning के अंदर कोई एक page इसका रह गया हो. But this is the first point which you have given and explained. Now you have to give the second point and you need to explain that. सही है? इसी तरह का second point. Once you have done that, now you are going to move to the counter argument. इसकी opposite side, इसकी दूसरी side. So यहाँ पे word ही आ गया however, that now we are moving to the counter argument. सही है? तो जितने आपने advantages दिए हैं उतने ही disadvantages भी देने हैं। So it says, however, implementing fines and regulations could result in negative impacts such as unemployment and lower supply of t-shirts. The firm may not change their production methods, so will have to keep paying the fine. And to counteract all the extra costs, the firm will employ fewer people, causing an increase in unemployment and producing less to reduce production costs. यहाँ पर फिर से आपने फॉर्मेट नोट करना है। फॉर्मेट क्या है कि he has first given a point, कि पॉइंट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है और सप्लाई कम हो सकता है। फिर आपने बताना है कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि अगर फर्म अपना प्रोडक्शन मेथड नहीं चेंज करेगी और फाइन पे करती रहेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी।
so it might have to reduce costs from elsewhere, for example by dismissing some of the workers. अब आपने बताना है कि इसकी वजह से क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इसका और भी बेहतर इम्पैक्ट ये हो सकता था कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से इन योर कंट्री लोगों की इनकम्स कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी टी शर्ट्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, बिकॉज योर कंज्यूमर्स इन अ सेंस विल हैव लेसर इनकम टू परचेज टी शर्ट्स। तो आपके टी शर्ट्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। ये एक बेहतर चेन ऑफ एनालिसिस यहाँ पे बन सकता था। उसकी अगर आपको एक एवेल्युएशन करनी थी तो आप ये भी लिख सकते थे कि इसका इम्पैक्ट शायद टी शर्ट्स पर ना होता, क्योंकि टी शर्ट्स आर लेट्स से a normal good, they're not a luxury, so people might keep on buying them even if they have lesser incomes। ठीक है, वो खैर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हो तो वो इस तरह की एनालिसिस करता है। अगर आप ये एनालिसिस भी करें तो दिस इज ऑल्सो मोर देन एनफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से मसला क्या है कि दिस इज जस्ट वन पॉइंट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। आपने अब इसी तरह का एक और पॉइंट देना है काउंटर आर्गुमेंट में और उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे इस बच्चे ने एक ही एडवांटेज दिया और एक ही डिसएडवांटेज दिया, बैलेंस जो है काउंटर आर्गुमेंट। लेकिन बेहतर है कि आप दो एडवांटेजेस देके उनको एक्सप्लेन करें और फिर आप दो डिसएडवांटेजेस देके उनको एक्सप्लेन करें। सही है, यहाँ तक आई होप कोई मसला नहीं होगा। यहाँ तक वही सेम चीज थी जो 9 मार्क क्वेश्चन में की जाती है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक यू वुडंट बी हैविंग सच अ मेजर इशू। इसके बाद जब आपने यहाँ तक का क्वेश्चन कर लिया ना, तो टेक अ डीप ब्रेथ। दिस इज द रूल कि जब आपने यहाँ तक का क्वेश्चन कर लिया तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द कंक्लूजन। एक डीप ब्रेथ लें और वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ जाएं और जाके रीड करें कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इम्पैक्ट ऑफ फाइन्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फाइन्स ऑन द व्हाट यू से एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ टी शर्ट प्रोडक्शन। तो आपकी कंक्लूजन की फर्स्ट लाइन होनी चाहिए कि imposing a fine is going to have an impact on the external costs of t-shirt production। ठीक है, क्या आप बता रहे हैं कि impact तो होगा, however the extent of this impact depends on, and then you are going to tell the factors कि डेवलप्ड कंट्री में ऐसा होगा, डेवलपिंग कंट्री में ऐसा होगा, माइक्रो इकोनॉमी में ऐसा होगा, मैक्रो इकोनॉमी में ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर आपने अपने फैक्टर्स बताने शुरू करने हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है कि सर्विस सेक्टर में ऐसा होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा होगा। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर लाइन थी कि इवेल्युएट द यूजफुलनेस, तो आपका जो कंक्लूजन की फर्स्ट लाइन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि दिस थिंग इज यूजफुल, for example in determining a minimum wage, it is useful, however the extent of its usefulness depends on। ये आपके कंक्लूजन की, ये आपके कंक्लूजन की फ्रेजिंग है जो मैं इस वक्त बता रहा हूँ। ठीक है, कंक्लूजन इस तरह भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन था कि इवेल्युएट द एडवांटेजेस टू दिस बिजनेस ऑफ बीइंग अ मोनोपोली। ठीक है, तो आपकी कंक्लूजन होगी कि the business will be able to exploit many advantages because of being a monopoly, however the extent of these advantages will depend on। ठीक है, तो conclusion is all about measuring the extent, that's all। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आपने कोई भी ऐसा पॉइंट रिपीट नहीं करना जो आपने ऊपर अपने बाकी के क्वेश्चन में लिखा होगा। इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट्स, इंट्रोड्यूस न्यू पॉइंट्स। तो हम कहते हैं अदर फैक्ट्स सच एज द साइज ऑफ द फाइन और द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट कुड आल्सो अफेक्ट द इंपैक्ट्स। यानी हम कह रहे हैं कि ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो फाइन लग रहा है उसका साइज क्या है। अगर तो वो एक नेग्लेजिबल साइज है, if it is negligible the firms might keep on paying the fine and keep on polluting the environment। हाँ, अगर वो एक considerable amount of fine है then it will be more impactful। ठीक है, इससे पहले बच्चे को ये बताना था कि इट विल बी impactful, however the extent of the impact depends on what is the size of the fine। if it is negligible it will be less impactful, if it is considerable it will be more impactful। ठीक है, if the fine is not that large firms may think that it is worth it to just pay the fine and keep polluting। in developing countries corruption and bribery may mean that the regulations are not enforced and firms can break the law without punishment। तो एक और चीज जिस पे ये मैटर डिपेंड करता है वो है कि आपकी कंट्री के अंदर एनफोर्समेंट कितनी है। इफ यू आर एबल टू एनफोर्स कि ये फाइन है और ये फॉलो होना है तो फिर तो ऑब्वियसली इट विल बी फॉलोड। अगर एनफोर्समेंट नहीं है, आपकी कंट्री में करप्शन है, ब्राइबरी से काम होते हैं, तो फिर the enforcement will be weak and firms will continue polluting। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके फाइन की इंपैक्टफुलनेस डिपेंड करती है। ये इस बच्चे ने बता दिया। तो कंक्लूजन इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑन व्हिच योर आंसर डिपेंड्स।
सही है। यहाँ पे इस बच्चे को 10 से थोड़े कम ही मार्क्स मिलने चाहिए थे, 10 मार्क्स इसलिए मिले हैं बिकॉज दिस इज लीनियर मार्किंग, बिकॉज जो एग्जामिनर रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ दैट इज प्री फर्स्ट असेसमेंट। दिस वाज द फर्स्ट पेपर द स्टूडेंट सैट ऑफ दिस फॉर्मेट। स्पेसिफिकेशन चेंज के बाद 2017 में स्पेसिफिकेशन चेंज हुई थी, और उसके बाद दिस इज द फर्स्ट पेपर दे सैट इन 2019, इसलिए द एग्जामिनर वाज लीनिएंट। लेकिन अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव टू एडवांटेजेस, एक्सप्लेन देम प्रॉपर्ली, टू डिसएडवांटेजेस, एक्सप्लेन देम प्रॉपर्ली, एंड देन यू गिव द कंक्लूजन। सही है। तो आई होप दैट्स क्लियर। आई होप कि जो 6 मार्क वाला क्वेश्चन है, 9 मार्क वाला क्वेश्चन है, 12 मार्क वाला क्वेश्चन है, all three of them are making proper sense, and that's all what matters for these 3 questions. जो मेन चीज आपने बस याद रखनी है वो ये है कि in all of these questions you start with the definition. 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर you only give one side of your argument, यानी कि 2 points. अगर क्वेश्चन ने डिसएडवांटेजेस मांगे हैं तो डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस मांगे हैं तो एडवांटेजेस, रीजंस मांगे हैं तो रीजंस, and you explain them properly. 9 mark question के अंदर you do everything you do in a 6 mark question, and then you give the other side, showing a balanced counter argument with context. और 12 mark question के अंदर you do everything you do in a 9 mark question, और उसके बाद you give a good effective conclusion. सही है। So this is the way you're going to be answering your high tier questions. ठीक है ध्यान, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, और जो आपके बाद जो उनसा है वो बैच वगैरह आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो उनसा है वो प्रोडक्टिव है। सो थैंक यू सो मच, आपने हमसे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की, और आगे स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, Okay, thank you. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।